वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उनका पलायन रोकना चाहती है, जिससे सीमा सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिल सके। इस योजना के तहत व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। साथ ही केंद्र शासित लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गांवों का विकास होगा। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75 गांव शामिल हैं। लद्दाख के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 गांवों को भी शामिल किया गया है। इन गांवों में रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा को भी विकसित किया जाएगा। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन बौखला गया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का पुरजोर विरोध किया गया और चीन ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दावा किया कि भारतीय मंत्री जहां गए हैं वो जंगनान चीन का क्षेत्र है। ये यात्रा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है और सीमा की स्थिति की शांति के लिए अनुकूल नहीं है। चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है और इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलते हुए दावा किया था कि ये इलाके दक्षिण तिब्बत में है, जिसके बाद इसका पुरजोर विरोध करते हुए भारत ने इसे अपना अभिन्न अंग बताया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसा किया हो। इससे पहले 2017 में 6 जगहों के और 2021 में 15 जगहों के नाम चीन बदल चुका है। इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के अनडिजायरेबल यानी अवांछित कारोबारियों से रिश्ते हैं, जिनसे मिलने वो गांधी परिवार विदेश यात्रा तक पर जाता है। एक निजी चैनल से बातचीत में आजाद ने कहा कि मैं इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां विदेश तक जाकर वो ऐसे कारोबारियों से मिले हैं। दरअसल राहुल ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ के बेनामी पैसे पर सवाल किया था। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें अडानी के साथ कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं का भी जिक्र था। इस फोटो में गुलाम नबी आजाद का नाम भी था। इस ट्वीट से गुलाम नबी आजाद भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशी कारोबारियों से रिश्ते रखने का आरोप लगा दिया। आजाद के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी राहुल को घेर लिया। बीजेपी ने मांग की कि राहुल उन कारोबारियों के नाम का खुलासा करे जिनसे वो विदेश में मिलते हैं। ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। कांग्रेस ने विदेशी कारोबारियों से राहुल के रिश्तों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलाम नबी आजाद पर पलटवार जरूर किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी के इशारों पर बोल रहे हैं और बीजेपी अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है ध्यान हटाने के लिए जो पहले कांग्रेस में थे। थोड़े दिन पहले महाराज भी आए थे एक, अब आजाद आ रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ राग दरबारी में सुना रहे हैं। तो ये राग दरबारी आप सुनिए, ये मनोरंजन अच्छा होता है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। 8 साल से आपकी सरकार है, आपके पास सारी एजेंसीज हैं और आप ये पता नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी किस अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिल रहे हैं। कानपुर में लग्जरी बस के पलटने से कई लोग घायल हुए। कानपुर में तेज रफ्तार लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने के बाद बस पलट गई थी। हादसे में घायल 6 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रोडवेज की बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कानपुर में बाजार में बांस की बनी दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। यूपी के औरैया में सड़क पर खड़े ट्रक के जलने का वीडियो सामने आया है। अचानक लगी आग से पूरा ट्रक खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक की हत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने दूसरे समुदाय के कथित आरोपियों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की है।
EMI पर मकान, गाड़ी, टीवी और मोबाइल जैसी चीजें तो ज्यादातर लोगों ने ली होंगी, लेकिन क्या आपने कभी EMI पर आम खरीदा है? नहीं खरीदा तो अब आप ये आम EMI पर खरीद सकते हैं। EMI पर आम बेचने की स्कीम पुणे के एक व्यापारी गौरव सनस ने शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अपने बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर अल्फांसो या हापुस आम बाजार में 800 से 1300 रुपए दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में ये आम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उस पर महंगाई का बोझ भी ना बढ़े, इसके लिए गौरव सनस ने EMI पर अल्फांसो आम की बिक्री शुरू की है। गौरव का कहना है कि लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आम खरीदकर उसे EMI में बदल सकते हैं। गौरव के मुताबिक अल्फांसो आम के एक बॉक्स की कीमत 4000 रुपए के करीब होती है और ग्राहक चाहे तो अपनी सुविधा के मुताबिक इस रकम का भुगतान 3 से 18 EMI में कर सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि कोविड की वजह से बीते कुछ वर्षों में अल्फांसो आम की बिक्री में काफी गिरावट आई थी और यही वजह है कि पुणे के आम कारोबारी अब बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीम लेकर आए हैं। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से बौखलाए चीन ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की समुद्री सीमा के पास विमानवाहक युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात करने के बाद चीन ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। पिछले कई घंटों से जारी इस मिलिट्री ड्रिल को चीन ने ज्वाइंट स्क्वाड का नाम दिया है। इस युद्धाभ्यास के तहत चीन ने 71 लड़ाकू विमान और 11 जंगी जहाजों के जरिए ताइवान के समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि समुद्र में ताइवान की घेराबंदी के साथ वहां घुसपैठ भी शुरू कर दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 39 फाइटर जेट्स ने उनके देश के आसपास उड़ान भरने के साथ साथ एयर डिफेंस जोन में भी घुसपैठ की। चीनी सेना की 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल आज खत्म हो जाएगी, लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास के पहले दिन ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने समुद्र और आसमान से हमले की प्रैक्टिस की थी। वहीं दूसरे दिन जमीनी हमलों का अभ्यास भी किया गया। हालांकि ये पहली बार है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर ताइवान पर हमले की जगहों को भी सार्वजनिक कर दिया। यही नहीं, चीन ने उन हथियारों के बारे में भी बताया जिन्हें ताइवान पर संभावित हमले के लिए तैनात किया गया है। इनमें शामिल है लंबी दूरी तक मार करने वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-191, 8300 किलोमीटर तक मिसाइल को तबाह करने वाला सिस्टम 052C डिस्ट्रॉयर, नौसेना का मिसाइल वॉरशिप 054A फ्रिगेट, तटीय इलाकों की निगरानी के लिए टाइप 22 मिसाइल बोट, चीनी वायुसेना की न्यूक्लियर ब्रिगेड का हिस्सा H-6K बॉम्बर विमान। हालांकि चीन के मुकाबले के लिए ताइवान भी कमर कस चुका है। उसने अपने मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म को एक्टिव कर दिया है, जबकि अपनी वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा है। चीन ताइवान की भिड़ंत होती है और ताइवान पर चीन कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। वो इस अहम समुद्री व्यापारी मार्ग को बाधित करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा सुपर पावर अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। अगर चीन ताइवान पर काबिज हो गया तो गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस खतरे में पड़ जाएंगे। यही वजह है कि चीन की मिलिट्री ड्रिल करते ही अमेरिका की भौहें तन गई। 问题不应成为泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的。 अमेरिका में न सिर्फ ताइवान की सेना को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया, बल्कि ये भी कहा कि चीन के हर कदम पर उसकी पैनी नजर है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टे अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 中方坚决反对美方安排蔡英文过境窜美，坚决反对美国政府第3号人物众议长麦卡锡同蔡英文会见，因为此举严重违反一个中国原则和中美3个联合公报的规定。 अमेरिका ने 1979 में ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए थे। यही नहीं, उसने चीन की वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन किया, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अपनी नीति कभी भी स्पष्ट नहीं की। उल्टे अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में तलखी आ गई। अगस्त 2022 में अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से तो चीन बुरी तरह बौखला उठा था और एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी खुली चुनौती दी। लेकिन हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की अमेरिकी यात्रा ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। साई इंग वेन के अमेरिका जाने के बाद चीन इस कदर बेचैन हुआ कि उसने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी।